आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024 में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का विवादित बयान सामने आया है। ओवैसी ने बयान देते हुए क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। उनका यह बयान काफी विवादास्पद है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में वो कहते हुए नजर आए कि 6 दिसंबर के दिन को जो लोग भूल जाने को कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम तुम्हारे बाप या मां की मौत को भूल सकते हो क्या। ओवैसी का बयान अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने वीडियो शेयर किया है। एक प्रकार से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है अपने इस वीडियो के जरिए। कल ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उनको गर्भगृह में विराजमान किया गया है और इन सब के बीच ओवैसी का ये विवादित पोस्ट जो उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है और उन्होंने एक प्रकार से लोगों को उकसाने की कोशिश की है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी मां की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। रामलला विराजमान होने के साथ ही देश पूरी तरीके से राममय हो गया है। यह दावा किया जा रहा है कि 24 का इलेक्शन भी राममय होने वाला है, क्योंकि 400 पार का लक्ष्य लिए जिस तरीके से पीएम मोदी ने 11 दिनों का अनुष्ठान दक्षिण के मंदिरों में किया, उससे तो तय हो गया है कि बीजेपी दक्षिण की 130 सीट को भी साधने की तैयारी कर रही है, जिससे 400 के लक्ष्य को आसानी से साधा जा सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक देश राम में हो चुका है। अभिवादन राम को लाने वालों का हो रहा है और शंखनाद 24 के चुनाव का हो चुका है, क्योंकि 22 जनवरी को जो तस्वीर अयोध्या से आई, रामलला विराजमान का संदेश जब घर घर पहुंचा तो जिक्र मोदी योगी का होने लगा। और फिर ना ये कदम रिकॉर्ड सीटों के साथ सत्ता की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचाने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में प्रभु राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने संबोधन में कहा कि हमारे राम आ गए। रामलला अब टेंट में नहीं बल्कि दिव्य मंदिर में रहेंगे। राम सबके हैं, वर्तमान नहीं अनंत काल है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन देश के सामाजिक सियासी इतिहास में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। पीएम मोदी ने एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश की है कि राम के नाम से सियासी गणित बिगड़ जाने वालों के नीतियों के चलते ही मंदिर नहीं बन पाया था और रामलला को टेंट में रहना पड़ रहा था। पीएम मोदी ने अपने 35 मिनट के भाषण में एक बार भी हिंदुत्व का नाम नहीं लिया, लेकिन 114 बार भगवान राम का नाम लेने से कोई चूक नहीं की। तो वहीं सीएम योगी ने भी साफ कर दिया, जहां कहा था मंदिर वही बना। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है
जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 400 सीटों का लक्ष्य रखा है। बीजेपी को इस लक्ष्य को पाने के लिए उत्तर के साथ साथ दक्षिण का किला भी भेदने की जरूरत है। ये वही राज्य है जहां बीजेपी का प्रदर्शन अब तक अच्छा नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह पीएम मोदी ने 11 दिनों के अनुष्ठान में ज्यादा वक्त दक्षिण के राज्यों में बिताया, उससे दक्षिण तक यही संदेश गया कि राम जितने उत्तर भाषी के हैं, उतने ही दक्षिण भाषी के भी हैं। 16 जनवरी को पीएम मोदी आंध्र प्रदेश वीरभद्र मंदिर गए। 17 जनवरी को पीएम मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर में दर्शन किए। 20 जनवरी को तमिलनाडु के रामनाथ स्वामी मंदिर गए। 21 जनवरी को प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कोंदड़ा रामस्वामी मंदिर गए। यानी कि 400 पार का लक्ष्य साधने के लिए दक्षिण की 130 सीटों को पाले में लाना बेहद जरूरी है। और इसीलिए भी मोदी का दक्षिण दौरा अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन से पीएम मोदी ने जो सियासी एजेंडा सेट किया है, उसकी तोड़ आसानी से ढूंढ पाना विपक्ष के लिए बहुत आसान नहीं दिख रहा। विपक्ष पहले ही कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर बैकफुट पर है, तो पीएम मोदी ने ये समझाने की कोशिश की है कि अयोध्या में सिर्फ रामलला का मंदिर भर नहीं बना है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का उत्थान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सदियों की प्रतीक्षा के बाद उधर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इशारों में पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने से इनकार इसलिए किया क्योंकि हमें संविधान की धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। This nation belongs to all people and all sections of Indian society in equal measure. We cannot be promoting one religion above all others or demean one religion beneath every other. राम मंदिर पर सियासत करने वालों पर बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने कहा कि कार सेवकों पर चली गोलियों को भुलाया नहीं जा सकता है। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि भारत राम राज्य के साथ साथ विश्व गुरु भी बनेगा। आंखों के सामने राम भक्तों की छातियों को पुलिस की गोली से छलनी होते देखा। गुप्ता जी को, महेंद्र अरोड़ा को और कोठारी बंधुओं को इन हाथों से मैंने उठाया। वो भीवत दृश्य भी मैंने देखा, परंतु राम की कृपा, न्यायालय का आदेश कि भगवान की कृपा से 500 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में आए हैं। 500 साल का जो स्लेवरी था खत्म हुआ। भारत ने आज दिखाया कि ये भारत में अभी सब संभव है। मोदी जी का नेतृत्व में आज देश को 500 साल का बाद एक नया प्रभात देखने का सौभाग्य मिला। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस नेता शशि थरूर भावुक हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने रामलला की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, सियावर रामचंद्र की जय। शशि थरूर कांग्रेस के जाने माने नेता, उनकी तरफ से एक्स पर की तस्वीर साझा की गई है रामलला की, और साथ ही साथ उन्होंने लिखा है, सियावर रामचंद्र की जय। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी 24 जनवरी से 55 दिनों तक अपने कई चुनावी अभियान चलाने जा रही है। इसमें पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व पूरी तरीके से जुटने वाला है।
सबसे पहले बीजेपी राम तीर्थ दर्शन अभियान के तहत हर लोकसभा क्षेत्र से 5000 लोगों को दर्शन कराएगी, जिसकी जिम्मेदारी नेताओं को सौंपी गई है। वहीं कल पीएम मोदी नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए यूपी के 8 लाख मतदाताओं से संवाद करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में लोकसभा क्षेत्रों के समूह को 20 क्लस्टर में बांटने की योजना तैयार की जा रही है। यानी इस बार उत्तर प्रदेश में 4-4 लोकसभा सीट का क्लस्टर बनाकर चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। इस मेगा प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी कई अभियानों को संचालित करने जा रही है। 24 जनवरी से लगातार 55 दिन तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के अभियान चलाएगी। सबसे अगर पहले अभियान की बात की जाए तो नव मतदाता सम्मेलन अभियान है। इसमें भारतीय जनता पार्टी उन युवाओं से बात करेगी जो पहली बार मतदान करने जाएंगे और इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नव मतदाता सम्मेलन में 8 लाख युवाओं से उत्तर प्रदेश के सीधे तौर पर जुड़ेंगे, उनसे संवाद करेंगे। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अब एक अभियान संचालित करने जा रही है। राम दर्शन तीर्थ अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी सभी लोकसभा सीटों पे जितने भी उन्होंने संयोजक तैनात किए हैं, ये सभी संयोजक तमाम राम भक्तों को लेकर हर लोकसभा क्षेत्र से रामलला के दर्शन कराने के लिए जाएंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बूथ सशक्तिकरण अभियान, 50,000 गाँवों में चौपाल लगाने का अभियान, ऐसे तमाम अभियान भारतीय जनता पार्टी कल से शुरू कर रही है, यानी कि 24 जनवरी से शुरू कर रही है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। भूपेश बघेल ने नोएडा कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान उन पर केस दर्ज हुआ था। पंखुड़ी पाठक के चुनाव प्रचार में गए थे नोएडा। पुलिस ने महामारी अधिनियम में यह केस दर्ज किया था। सुनवाई के बाद बघेल को जमानत भी मिल गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नोएडा कोर्ट में सरेंडर किया है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान उन पर केस दर्ज हुआ था। पंखुड़ी पाठक के लिए वो चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे। पुलिस ने महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। उसी मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई और आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नोएडा पहुंचे। कोर्ट पहुंचकर उन्होंने सरेंडर किया। सुनवाई के बाद उनको जमानत भी मिली।